नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आज आपको पता है कि आज का जो टॉपिक है वो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो संस्कृत विषय हो चाहे हिंदी विषय हो। यह हर विषय की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है और करीबन 2 से 5 क्वेश्चन हर प्रतियोगी परीक्षाओं में लगभग इससे पूछे जाते हैं। आज का टॉपिक जो है हमारा संधि। आज हम बिल्कुल शुरुआत से इसे और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उसे समझते हुए हम आगे चलते हैं। हमारी ये संधि विषय पर एक सीरीज़ हमने शुरू की है जिसमें हमने हर भाग में थोड़ा सा शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से और एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हमने जो हमारा विषय है उसे समझते हुए आपको समझाने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये। अब हमें सबसे पहले ये समझना है कि ये संधि होती क्या है। एक्चुअली में संधि जो है यह है, इसका अर्थ होता है दो पक्षों का एक हो जाना या मिलना। भाषा में संधि का अर्थ होता है दो शब्दों या वर्णों का परस्पर मेल, और संधि का विलोम होता है विच्छेद। वाक्य में संधि अनिवार्य नहीं होती है, यह कर्ता के इच्छा के ऊपर डिपेंड होती है। नेक्स्ट है हमारा कि अब हमें जो ये चीज़ अगर हमें समझ में आ गई तो हमें संधि में या संधियों को करने में हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। देखिए, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर ये बता रखा है कि मुख्य रूप से जो संधियाँ हैं वो दो वर्णों में ही होती हैं। जैसे अब हम देखते हैं यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए कि देव और आलय ये मिल करके देवालय बनते हैं। बहुत कॉमन सा है ये। अब हम अगर देव शब्द को वर्ण विच्छेद करें, ध्यान करें, वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद का मतलब है कि उसमें दिए गए वर्ण को हमें अलग अलग करना है, और वर्ण विच्छेद करते समय हमेशा ध्यान रखना होता है कि सबसे पहले वर्ण विच्छेद करते समय व्यंजन आते हैं और उसके बाद में फिर स्वर आते हैं। तो जब हमने देव और आलय इन दोनों का अलग अलग वर्ण विच्छेद किया, यानी वर्णों के रूप में उन्हें अलग अलग उनके टुकड़े करे, तो देव के अंत में अ आया और आलय के शुरुआत में आ आया। देखिए, जैसे ट्रेन होती है, ट्रेन के दो डब्बे जो जब जुड़ते हैं तो एक अगले वाले डब्बे का पिछला हिस्सा और पीछे वाले डब्बे का शुरुआती हिस्सा दोनों जुड़ा रहता है। ठीक उसी प्रकार से दो शब्द होते हैं, दो शब्दों में पहले शब्द का अंतिम वर्ण और बाद वाले शब्द का शुरुआती वर्ण जो रहता है, उन दोनों के बीच में ही संधि होती है। संस्कृत भाषा हो या हिंदी भाषा हो, जो पहले वाला शब्द होता है उसे पूर्व पक्ष या पूर्व पद कहते हैं, और बाद वाले शब्द को उत्तर पद या उत्तर पक्ष कहेंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है, पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष। हम इसको आगे भी कई बार रिपीट करने वाले हैं। तो जैसा कि हमने कहा कि देव और आलय इन दोनों में देव शब्द का अंतिम वर्ण और आलय शब्द का शुरुआती जो वर्ण है, इन दोनों के बीच में जैसे संधि हुई तो इन दोनों से हमारा आ निकल करके आया, और इनमें ही संधि होकर के फिर हमारा देवालय जो शब्द है वो हमारा बन करके आया। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है एक्चुअली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस प्रकार हम देखते हैं कि पूर्व पक्ष या पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पक्ष या पद का पहला वर्ण मिलकर के संधि का निर्माण करते हैं, और इसी से निश्चित होता है कि वह कौन सी संधि है। ठीक है, ये संधियों को पहचानने के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार संधियों के 3 भेद होते हैं, जो मुख्य रूप से 3 भेद हैं। जैसे स्वर संधि, जिसे अच संधि संस्कृत में बोलते हैं, हिंदी में स्वर संधि। दूसरा है व्यंजन संधि, जिसे संस्कृत में हल संधि के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरा है विसर्ग संधि। अब इनको कैसे पहचानते हैं उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। पहला इसमें जो पॉइंट है, अगर पूर्व पक्ष का अंतिम वर्ण और उत्तर पक्ष का पहला वर्ण स्वर हो तो वह स्वर संधि होती है। जैसे गण प्लस ईश में गणेश। आपने देखा होगा जैसे देव का अंतिम वर्ण जो था वो अ है। अगर किसी भी शब्द के अंत में हलंत नहीं है और कोई मात्रा नहीं है, विसर्ग नहीं है, तो उसमें अ मान लिया जाता है और अ ही होता है। तो इसमें देखिए आप कि गण में अ है और ईश दोनों ही स्वर हैं,
यही यहाँ पर बता रखा है, इसलिए ये गणेश है वो स्वर संधि के अंतर्गत आएगा। दूसरा जो हमारा है, अगर पूर्व पक्ष का अंतिम वर्ण और उत्तर पक्ष का पहला वर्ण व्यंजन या दोनों में से कोई एक जगह व्यंजन हो तो व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत नाथ, अब यहाँ पर दोनों जगह है या किसी एक जगह भी होता, यहाँ पे होता, तो भी ये व्यंजन संधि के अंतर्गत आता। कई बार एग्ज़ाम में ये पूछ लिया जाता है कि इसमें स्वर संधि कौन सी है, व्यंजन संधि कौन सी है और विसर्ग संधि कौन सी। अब विसर्ग संधि पर चर्चा करते हैं। अगर पूर्व पक्ष का यानी बाद वाले शब्द का पहला जो पहला वाला शब्द है उसका अंतिम वर्ण जो है वह वहाँ पे अगर विसर्ग होता है तो विसर्ग संधि कहती है। जैसे विष्णु, ध्यान रखिएगा इसका सिंपल सा, बहुत सिंपल सा है कि पहला पद जहाँ भी होगा उसके बाद में विसर्ग जरूर मिलेगा, तो ये यहाँ पर विष्णु त्राता ये शब्द हमारा बना। इस प्रकार हमने जाना कि 3 संधियों को आसान तरीके से किस प्रकार से पहचाना जा सकता है। अब संधि के अन्य भी भेद होते हैं, स्वर संधि के भी कई सारे भेद होते हैं, व्यंजन के भी कई भेद हैं और विसर्ग संधि के, जिन पर हम एक सीरीज़ बना रहे हैं और उन पे अलग अलग वीडियोस हर संधि को पर्टिकुलर समझाते हुए हम उनको आगे चलेंगे। तो स्वर संधि के मुख्य रूप से 5 भेद हैं। पहला है हमारा दीर्घ संधि, फिर है गुण संधि, फिर वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। तो ये स्वर संधि के मुख्य 5 भेद हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जो हमारी बनेगी वो दीर्घ संधि पर रहेगी और बड़े ही सरल तरीके से शॉर्टकट ट्रिक आप मान सकते हैं, पर वो बेस्ड रहेगी बिल्कुल फॉर्मूले पे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें